के जंगलों का बहुत ही वो ध्यान होता है। इसी प्रकार पहाड़ों के जो खेत हैं वो मैदान के लिए तो जलराशि दे देते हैं, लेकिन पहाड़ों में केवल बारिश पर निर्भरता है। तो ये पात प्रदेश है, जैसे मैंने कहा देहरादून, कोटद्वारा और काठगोदाम इत्यादि, तो ये पात प्रदेश है। तो आज जो आबादी है, कई कारणों से वो आबादी पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ गई है। और वो इसी प्रकार जो विविधता है, ये जो विविधता है वो उत्तराखंड का इधर से कंबल, क्योंकि ऊंचाई पर रहते हैं तो लोगों का पहनावा भी उसी प्रकार है। ये नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम इत्यादि अलग अलग क्षेत्र का मैंने पहनावा दिखा रहा हूँ कि न केवल प्रकृति लेकिन लोगों की सामाजिकता और संस्कृति के। उस इलाके में भूकंप भी बहुत आते हैं, तो लोग पहले लकड़ी के मकान बनाते थे। हमारे यहाँ उत्तराखंड में 1991 में अर्थक्वेक आया, 6 मैग्नीट्यूड का, 6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। वहाँ पर 768 लोग मारे गए। हमने यात्रा की क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 8.7 रिक्टर का अर्थक्वेक आया था, तो हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ 6 पॉइंट का आया, 768 लोग मारे, अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग मारे। हमने 15 दिन की पद यात्रा की और लोगों ने बताया कि वहाँ पर केवल 600 लोग मारे गए, माने 8 रिक्टर में 600 लोग मारे गए 15 अगस्त 1950, क्योंकि उनके जो मकान थे वो बम्बू और लकड़ी के थे। लोग घायल हुए पर मारे गए कम। पर वहाँ के पहाड़ टूटे और उन पहाड़ों के टूटने के कारण क्या हुआ कि तालाब बने। तो जो सियांग है ब्रह्मपुत्रा, जो स्वांगपो कहते हैं, चाइना से उद्गमित होती है और फिर हमारे अरुणाचल प्रदेश में आती है और फिर ब्रह्मपुत्रा घाटी में, असम घाटी में पूरा आगोश के साथ वो होती है। तो वहाँ पर कुल 600 लोग मार गए। तो लोगों ने कहा कि पहाड़ टूटे, तालाब बना और उसके कारण 17 अगस्त को, 15 अगस्त को तो अर्थक्वेक आया, 17 अगस्त को वो जो लेक बनी हुई थी वो टूटे और उसके कारण पासीघाट नष्ट हुआ। और यहाँ पर कई वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो सेना से जुड़े हुए हैं, पुलिस से जुड़े हुए, उनको मालूम होगा कि पहले सदिया टाउन था जो पॉलिटिकल एजेंट के आधार पर वहाँ पर वो था, तो वो आज सदिया घाट बन गया है। उसके कारण परशुराम कुंड धंस गया था। डिब्रूगढ़ 3 मीटर ऊपर है और अपनी जो ब्रह्मपुत्रा है वो 3 मीटर ऊपर है और डिब्रूगढ़ टाउन 3 मीटर नीचे। इतनी सिल्टेशन हो रही है। तो मकान की बनावट के बारे में, जैसे लातूर महाराष्ट्र में 30,000 के करीब लोग मारे गए थे 1903 अर्थक्वेक के कारण, क्योंकि वहाँ पर पत्थर खाली पिचकाए गए थे, कभी कल्पना ही नहीं थी कि अर्थक्वेक। तो वहाँ पर लकड़ी का काम था अपने अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए लोगों की मृत्यु कम हुई। तो जो मैं मकान दिखा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में लकड़ी के हैं, हमारे यहाँ जोड़ तोड़ टाइप के हैं और अपने लातूर या भुज में दूसरे प्रकार के वो थे। तो आज जैसे राहत और बचाव में हमारे देश ने काफ़ी प्रगति कर दी है, NDRF और SDRF के कारण, क्योंकि मैदानों के लिए, समुद्री तूफान के लिए तो आपकी पूर्व सूचना तंत्र डेवलप हो गया है। पहले ही तूफान आने से पहले ही ये सब लोग वहाँ पहुँच जाते। लेकिन हिमालय में थोड़ा भी लैंडस्लाइड होता है या कुछ भी होता है तो जब लोग मारे जाते हैं उसके बाद जानकारी होती है। तो ये स्थिति वो है। हिमालय से जैसे मैंने बताया कि 3 नदियाँ निकलती हैं। गंगा ये आप देख रहे होंगे, ये अलग अलग ग्लेशियर हैं। एक तो ये अलकनंदा जो बद्रीनाथ से निकलती है और भगीरथी अपने यमुनोत्री से निकलती है, पर है ये एक ही पहाड़। जैसे भगीरथी तो गोमुख से निकलती है और अलकनंदा अलकापुरी बांक, वहाँ एक तरफ अपना भगीरथी ग्लेशियर है और दूसरी तरफ सतोपंथ ग्लेशियर है। इनके संगम से जो ये आप देख रहे हैं ये अलकनंदा का उद्गम है। तो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ये गंगा वो जो ग्लेशियर है वो पीछे हटते जा रहे हैं, माने सिकुड़ते जा रहे हैं, ये इसी प्रकार सिकुड़ते रहेंगे
तो जैसे मैदानों पर बरसाती नदियाँ हैं, वही हालत हमारी गंगा की बरसाती नदी की स्थिति होगी। गंगा का आगे चल कर के जो वो है, ये एक तरफ अलकनंदा आ रही है जो बद्रीनाथ से हेमकुंड साहिब से अपने जल को समेटते हुए आती है देवप्रयाग के पास, और इधर से भगीरथी नदी की कई सहायक धाराएं उसमें वो, फिर इलाहाबाद में उसमें यमुना जी मिलती है, और अपने बलिया के पास घाघरा जो पूर्वी उत्तराखंड से उद्गमित होकर के इसमें समाहित होती है, और ये सागर का रूप जैसा गंगा धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से हमारा जो गंगा बेसिन है, गंगा बेसिन 26% है, और उससे जो वाटर बजट मिलता है पूरे देश को 25% जल राशि उससे मिलती है, और 41% आबादी गंगा के जलग्रहण क्षेत्र में आती है। तो यदि गंगा में कुछ गड़बड़ी होती है तो वो 41% लोगों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़े। 1970 में जिसमें चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तो जब पेड़ काटे गए थे तो हम सीधे सीधे, तो उस समय डॉक्टर के.एल. राव सिंचाई राज्य मंत्री थे, उनके पास आए थे कि हमने कहा भाई जो 1970 की बाढ़ आई ये मानवकृत है या प्राकृतिक है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वैज्ञानिकों की कमेटी बनाई, उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी ये तो मालूम नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा कि फिर से पेड़ काटे जाएंगे तो 1970 की जैसी बाढ़ आ जाएगी। तो इस प्रकार से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो जब अलकनंदा का जलागम इस प्रकार से, इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र का आप देखेंगे कि 1700 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्र जो है कैलाश रेंज से के पूर्वी भाग से 1700 किलोमीटर की यात्रा करती। ये मानसरोवर और राक्षस ताल है, उसके पूरब से ये ब्रह्मपुत्र उद्गमित होती है, वो कैलाश रेंज दिखाई दे रहा है अगला। और ये इस प्रकार से जो अपनी स्वांगपो नदी है, बहुत ही प्रलयंकारी, बहुत क्रोधित, इसका नाम भी पुरुषवाचक है, इससे उद्गमित हो करके वो हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहलाती है, और फिर वो ब्रह्मपुत्र में अन्य धाराओं के साथ जुड़ जाती है, मिल जाती है, और आज उसकी स्थिति यह है कि वो पूरे असम को अपने आगोश में भरने की तैयारी में है। तो कई बार ये होता है कि इन सब नदियों में जो विद्युत परियोजना है, उद्योग हैं इत्यादि, ये सारे प्रभावित हो जाते हैं अगला। इसी प्रकार जो सिंधु नदी है, और मुख्य रूप से हमारे देश में जो सतलज है, सिंधु का एक तो सिंधु है और जंस्कार है जो अपने लद्दाख के निचले भाग में दोनों जुड़ जाती है, और आगे चल करके जो समुद्र में समाहित होते तो उसमें सतलज भी जुड़ जाती है। सतलज हमारे 3-4 प्रांतों को प्रभावित करती है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली इत्यादि, और जो बड़ा भाखड़ा बांध इसी में है। और आपने सुना होगा कि इस साल हिमाचल प्रदेश में जो ब्यास नदी है, क्योंकि मुझे 2000 में इस इलाके की यात्रा करने की वो हुई थी, तो मैंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि ये इलाका बहुत ही संवेदनशील है, ब्यास में निर्माण कार्य इस पर उसका प्रबंध किया जाना चाहिए। खैर उस समय उसमें जो कुछ भी लापरवाही हुई। तो इस प्रकार से हमारी जो तीनों नदियाँ हैं, इनके साथ हमारी समृद्धि जुड़ी हुई है। एक तरफ तो जैसे मैंने कहा कि ये हमारे लिए देवतात्मा है, सब कुछ है, लेकिन हमारी समृद्धि, हमारे उद्योग, हमारी बिजली इत्यादि सब इनके साथ जुड़ी हुई है। पानी का ये जो हिमालय है वो मीठे पानी का एक तरफ से स्रोत है। तो आज मतलब यह है कि जो ये गड़बड़ी हो रही है यहाँ हिमालय में, जैसे आपने सुना होगा जोशीमठ जो बद्रीनाथ जी के साथ जुड़ा हुआ है, वो पूरा धंस रहा है। उत्तराखंड के कई पहाड़ धंस रहे हैं। ये पहाड़ धंसेंगे तो उसका गंगा के मैदानों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, ये एक सोचने की बात। तो हिमालय में क्यों क्या हो रहा है ये मैंने आपको बताया कि आप लोग भी सुनते होंगे कि कभी लैंडस्लाइड हो जाता है। अभी एक टनल के बारे में आपने सुना, वहाँ भी लैंडस्लाइड। वो हमारे गढ़वाली में एक शब्द है प्यांकू। प्यांकू माने जिस स्कूल में प्यांकू शब्द कहते थे, जो जिस बच्चे को थोड़ा भी छेड़ो तो वो रोने लग जाता था। तो हिमालय को जो भूगर्भविद हैं वो कह रहे हैं कि ये युवा पहाड़ है,
आज भी ऊपर उठ रहा है और अपनी स्थिरता ढूंढ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें विज्ञान सम्मत ढंग से जो कुछ भी काम हो उससे वो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक दबाव जो है, क्योंकि आज आबादी का विस्तार जो उच्च हिमालय के इलाके हैं वहाँ आबादी बहुत घनित्व हो गई है, जो पर्यटन है उसके नाम पर भी वहाँ पर बहुत गड़बड़ी हो रही है। इसी प्रकार जो बाज़ार का दबाव है, बाज़ार को जड़ी बूटी चाहिए तो हिमालय के जो संवेदनशील हैं इलाके हैं उनको खोदा जा रहा है, उसके कारण वो और भी संवेदनशील बन रहे हैं। अतिक्रमण हो रहा है, कई इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसका प्रभाव फिर हमारे उन इलाकों में। आपने सुना होगा कि 2013 में केदारनाथ में भयंकर त्रासदी हुई थी जिसमें 10,000 लोग या तो लापता हुए या तो मारे गए, और वो पूरे देश के थे, जिसमें अलग अलग राज्यों के, कहीं के जैसे महाराष्ट्र के 300 थे, उत्तर प्रदेश के 1100-1200 थे, अलग अलग इलाकों के बंगाल इत्यादि सब के जो यात्री थे, क्योंकि वहाँ 10,000-12,000 15,000 यात्री उस दिन थे। तो ये जो गांधी लेक है और इसके अलावा तो वो आज उस लेक की हालत ये हो गई है क्योंकि ऊपर से भी बारिश आई और वो पूरा नष्ट हो गया, और केदारनाथ की हालत ये हो गई थी। अगला, इसी प्रकार बद्रीनाथ के नीचे और हेमकुंड साहब के पास एक विष्णुप्रयाग परियोजना है, वो भी नष्ट हो गई थी। ये परियोजना आप देख रहे हैं तो उसकी हालत ये हो गई है बुरी तरह से वो परियोजना। तो माने हिमालय में जो हो रहा है उसका प्रभाव सीधे सीधे दुष्प्रभाव देखा जा सकता है। अगला, अब वो केवल वहीं नहीं हुआ ये परियोजना दिखाई दे, बल्कि वहाँ से 200 किलोमीटर आगे श्रीनगर गढ़वाल में जो IIT के मकान थे ये सब सिल्ट से 8-10 फीट तक उसमें सिल्ट जमा हो गई थी। ये कुमाऊं में गौरी नदी है, माने पूरे हिमालय के जो 5 जिले थे, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़, जिनकी जो नदियाँ हिमालय से और हिमालय के ग्लेशियरों से उद्गमित होती हैं, तो अधिकांश ग्लेशियर एक साथ टूटे। क्योंकि केदारनाथ में देश के 10,000 लोग थे, इसलिए मीडिया ने उसको तो उछाला, लेकिन जो ये इलाका दिखाई दे रहा है इस सारे इलाके में एक साथ ग्लेशियर भी पिघले और ग्लेशियर लेक भी टूटी। तो उसके कारण घाघरा की भी कई सहायक धाराएँ और अलकनंदा